हाय एवरीवन। केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसका हमने फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, मैटर की स्टेट्स। आज हमने देखनी है कि किस तरह मैटर एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होते हैं। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोट्स ताकि आपको ईजी हो जाए समझने में। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पे हमें एक टर्म दी गई है इंटरनल एनर्जी की। अब इंटरनल एनर्जी कहते होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर बेटा उसके सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी कहते होते हैं उसके अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी जो कि मोशन करने वाले पार्टिकल्स की वजह से होती है, और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी जो कि पार्टिकल्स की बॉन्डिंग की वजह से होती है एनर्जी। ठीक है, यानी किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। यहाँ पर भी यही टॉपिक दिया गया है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस इज़ द टोटल एनर्जी इट कंटेन। इट इंक्लूड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बॉन्डिंग बिटवीन दैम। हीट इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यानी कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कब इंक्रीज होती है, जब सिस्टम को हीट दी जाती है। अब देखें, सबसे पहले हमें इंटर कन्वर्जन देखनी है फिज़िकल स्टेट्स की। पहले देखेंगे हम सॉलिड किस तरह से लिक्विड के अंदर चेंज होता है। अब हमारे पास कोई भी सॉलिड चीज़ है, सपोज हम कह लेते हैं कि आइस है हमारे पास। ठीक है, अब आइस को अगर हम करते हैं हीट प्रोवाइड करते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी चीज़ को अगर आप लोग हीट करते हो ना, हीट करने से उस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी से मुराद है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है कि वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सके उस सिस्टम के अंदर। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वहाँ पर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, पार्टिकल ज़्यादा स्पीड से मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी उनके अंदर जो कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ कहते होते हैं जो उनके अंदर आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी वीक होते होते वो एट द एंड फिनिश ही हो जाएंगी उनके अंदर फोर्सेस। तो उनके अंदर फोर्सेस कम होने की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा बेटा कि वो चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा हम हीट देते जाएंगे उतनी स्पीड से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो के उतनी ज़्यादा वो चीज़ मेल्ट होती जाएगी। लेकिन आपने एक याद रखना है कि एक टेम्परेचर ऐसा भी आएगा जिसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा करने से वहाँ पर उन सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा नहीं होती, बल्कि वो जो हीट है उस टाइम पे या उस टाइम पे वो जो टेम्परेचर है वो इस्तेमाल होता है जो पार्टिकल सॉलिड से थे उसको सबको कन्वर्ट करने में लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हीट देने से सॉलिड स्टेट से पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं लिक्विड स्टेट में। यहाँ पर भी देख लेते हैं, द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेंज बाय सिंपल हीटिंग, कि हीट करने से इनकी स्टेट चेंज हो जाती है। हीट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, हीट से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद हायर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी एट द पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पे। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि टेम्परेचर देने से उनकी वाइब्रेशनल मोशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उनके अंदर जो फोर्सेस है कोहेसिव अट्रैक्टिव फोर्सेस वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। एज द रिज़ल्ट द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए वो टेम्परेचर को कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। एट मेल्टिंग पॉइंट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड नॉट ओनली लूज देयर मेन पोजीशन, यानी कि वो अपनी जिस पोजीशन में होते हैं वो अपनी पोजीशन लूज़ कर देते हैं और अरेंजमेंट भी उनकी ख़त्म हो जाती है। द सॉलिड कोलैप्स एंड टर्न इनटू लिक्विड, के सॉलिड का स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगा लिक्विड के अंदर। हीटिंग आ सॉलिड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, के अगर मेल्टिंग पॉइंट से भी ज़्यादा अगर उस चीज़ को हम फर्दर हीट कर रहे हैं, increase its kinetic energy and the temperature that weakens the force of attraction between its started melting does not increase its temperature, यानी कि कोई भी चीज़ को अगर हम हीट कर रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज़ होगी जिससे उसकी फोर्स वीक हो जाएगी। लेकिन एक ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पर सॉलिड को फर्दर हीट करने से उनकी अंदर की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ नहीं होगी, बल्कि वो जो हीट है हमारे पास वो इस्तेमाल होगी सारे जो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको लिक्विड के अंदर चेंज करने में। देखिए
ऑल द हीट्स एनर्जी प्रोवाइडेड एट दिस मोमेंट, यानी कि उस मोमेंट पे जो हीट प्रोवाइड की जा रही होगी वो यूटिलाइज इस्तेमाल हो जाएगी टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, कि लिक्विड के अंदर स्टेट के अंदर उसको चेंज करने में वो सारी इस्तेमाल हो जाएगी। अब सेकंड हमारे पास स्टेट है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। अब ये भी पहले हम नोट से देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म दी गई है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कहते होते हैं एक ऐसा अमल जिसमें कोई भी लिक्विड की सरफेस से वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर की फॉर्म में उड़ जाएं। ठीक है, लाइक आप कपड़े देख लो, कोई भी चीज़ है हम ड्राई करने के लिए डालते हैं, कुछ टाइम पीरियड के बाद वो खुश्क हो जाती है, गीले कपड़े, ऐसा क्या होता है कि वो ड्राई हो जाते हैं कि उसके अंदर लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, बुखारात बन के, यानी वेपर्स की फॉर्म में हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। द एस्केप ऑफ वाटर और लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स सरफेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स का उसकी सरफेस से वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाना इवेपोरेशन कहलाता है। अब लिक्विड के अंदर ऐसा क्या होता है, हम लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं, अब आपने कहा है कि जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उनकी वाइब्रेशन भी इंक्रीज़ होगी, मींस पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी। अब पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज़ करने से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो उनकी थी वो कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उनके पार्टिकल्स जो थे लिक्विड के वो बबल्स बन के उसकी सरफेस से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बबल्स बन के बाहर की तरफ उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो स्टेट को हम कहते हैं कि हमारे पास बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है उसकी सरफेस के ऊपर। अब देखें, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि जो लिक्विड के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हुआ है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने से, और जो हमारे इन्वायरमेंट का बाहर वाला एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएं तो उस स्टेट को हम कहते हैं बॉइलिंग। और वो वाला टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगी उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एट बॉइलिंग पॉइंट हीट इज़ यूज टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। अब यहाँ पे देखें, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड कीप ऑन कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड ऑल टेम्परेचर सच एन एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम सरफेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, यानी कि मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाते हैं और वहाँ से वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट कर जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। हीटिंग अ लिक्विड इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स and so does the process of evaporation. The heating the liquid further increase the kinetic energy so much that the inner particle forces are weakened to large extent, कि उनके दरमियान की जो forces हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाता है। At this point the bubbles start coming out, कि इस मोमेंट पे उनमें से बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं लिक्विड में। At this stage, if the vapor pressure of liquid become equal to external pressure, the liquid start boiling, कि अगर उन दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाए, लाइक हमारे इन्वायरमेंट का और उस लिक्विड का, तो दोनों में इक्वल होने की वजह से बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक और एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। Okay, at the boiling point, the heat provided to the liquid is used to convert into gaseous form and during its temperature remain constant, यानी कि जितनी भी इसके बाद हम हीट प्रोवाइड करेंगे वो फर्दर सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज़ नहीं करेगी, बल्कि जो हमारे पास लिक्विड है उसको गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी। अब थर्ड हमारे पास आता है कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू इट्स लिक्विड, कि किस तरह से गैस को हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो गैस का प्रोसेस है ना, ये रिवर्स होता है हमारे पास पहले वाले जो 2 स्टेप पड़े उनसे। लाइक उनमें हम हीट करते हैं, यहाँ पर हम हीट की जगह कूल करेंगे। ठीक है, कोई भी गैस को जब हम कूल करते हैं तो सारा स्टेप ही सारे रिवर्स होते जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़। अब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी तो पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे, क्लोज़र हो जाएंगे, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले कम थी वो आहिस्ता आहिस्ता पास आने की वजह से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी,
और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता गैस चेंज हो जाएगी लिक्विड स्टेट में। द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये आपने प्रोसेसेस के नेम ज़रूर याद रखने हैं कि गैस का लिक्विड में तब्दील हो जाना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। सेम इसी तरह से जब गैस आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में कन्वर्ट होती जाएगी तो बाकी वाली जो हीट हमारे पास होगी उसको हम यूज़ करेंगे बेटा लिक्विड के अंदर उसको कन्वर्ट करने में। तो यहाँ से भी आप देख लें, व्हेन अ गैस इज कोल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स डिक्रीज। एज अ रिजल्ट द मोलिक्यूल्स कम क्लोजर with significant attractive forces between them. At a suitable low temperature, the increased attraction between the molecules so close that they are changed into liquid form. यानी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन का, जिसमें कोई भी गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड के अंदर। तो यही हमारे पास टॉपिक था आज का। इसके बाद फर्दर हम देखेंगे किस तरह हम इनको ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि ग्राफ के ज़रिए डिटेल में बताना किस तरह से लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, सॉलिड आगे गैस में। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी।